वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आपका स्वागत है करंट अफेयर के एक अनदर शो में। और आज हम द हिंदू कवर कर रहे हैं। आज 2 दिन का करंट अफेयर हम कवर करेंगे द हिंदू, मेनली जो है 4 जुलाई का और 5 जुलाई का। तो इसमें आज दोनों का न्यूज़पेपर कवर करेंगे हम। 4 जुलाई का ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ उसमें कवर नहीं करेंगे, फ्रंट पेज को मैक्सिमम कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। उसके बाद 5 जुलाई का हम करके आज का जो पेपर है मंडे और ट्यूसडे का जो है द हिंदू हम कवर करेंगे। तो ये है 4 जुलाई के करंट जो द हिंदू है उसका फ्रंट पेज। और फ्रंट पेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, बीजेपी का जो नॉमिनीज है वो बीजेपी नॉमिनी या बीजेपी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन हुआ था स्पीकर का, असेंबली स्पीकर इलेक्शन, उसमें यहाँ पर जो जीत चुके हैं बीजेपी के नॉमी यानी राहुल नावलकर जो थे यहाँ पर खड़े हुए थे, उनको यहाँ पर अच्छे खासे वोट मिले हैं और वो 90 यहाँ पर जीत चुके हैं। इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ट्राइबल वुमेन जो थी यहाँ पर एमपी में, वहाँ पर एक ये हादसा हो गया दोस्तों। मतलब हादसा तो क्या, वहाँ पर एक जो है आपस में जो ट्राइब्स दोनों वो भिड़ गई और जो गृह विवाद में जो है यहाँ पर एक महिला को असॉल्ट किया गया, जमीनी विवाद था दोस्तों, और उसको जिंदा जला दिया गया। तो ये काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी दोस्तों। एमपी में ये हुई थी एक ट्राइबल वुमेन के साथ ये हादसा। और जब ये पुलिस के पास गई तो इन्हें प्रोटेक्शन देने के बजाय यहाँ पर जो अपोजिशन थे, मतलब जो विक्टिम्स थे, उनको यहाँ पर सपोर्ट दिया गया पुलिस द्वारा। साथ में यहाँ पे कांग्रेस ने यहाँ पे फाइल करा एक केस दोस्तों जी न्यूज़ के एंकर के ऊपर, उसको भी देखेंगे। और अखिलेश यादव ने यहाँ पे डिसॉल्व कर दिए पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी जो कि यूपी के बाइपोल हुए इलेक्शन हुए थे उसमें कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ठीक है, तो ये 2-3 न्यूज़ यहाँ पर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो एक ये वाली है। इसके अलावा एक ये वाली, इसको भी थोड़ा देख लेंगे क्या है जो भी है इंपॉर्टेंट न्यूज़। फ्रंट पेज में ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ जो पेपर हम देखेंगे, हाँ यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर तेलंगाना में जो बीजेपी की जो नेशनल असेंबली की जो इलेक्शन जो बीजेपी की जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में देखेंगे। और रशिया के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हम बात करेंगे उड़ीसा के सरोजनी वन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो उसको भी देखेंगे। और 10 लाख जॉब्स से रिलेटेड भी कुछ है, तो यहाँ पर इसको देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बीजेपी नॉमिनी इलेक्शन सिलेक्टेड। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, अभी आपको मालूम है एकनाथ शिंदे जी की गवर्नमेंट यहाँ पे बनी है, यानी बीजेपी और शिवसेना के जो रिबेलियन एमएलए थे उन्होंने साथ में मिलकर एक अलायंस बनाकर यहाँ पर सरकार बनाई है। तो एकनाथ शिंदे यहाँ पे गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर बने हैं और जो देवेंद्र फडणवीस जी है वो यहाँ पर डिप्टी सीएम बने। तो अब यहाँ पे असेंबली के इलेक्शन की बारी आई थी दोस्तों, और ये असेंबली का इलेक्शन यहाँ पर जो है राहुल नावलकर साहब जी है वो जीत चुके हैं। तो यहाँ पर कुल आप अगर वोट देखोगे तो यहाँ पर जो कुल वोट मिले हैं 288, यहाँ पर 288 यहाँ पर जो है विधानसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में, जिसमें से 280 जो है आप देखेंगे तो 287 ही यहाँ पर भरी हुई है, क्योंकि एक जो शिवसेना के जो एमएलए थे उनकी डेथ हो गई थी। तो ये 287 ही सीटें, उसमें से 271 जो कि वोट्स यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर डले हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीजेपी के जो मिले हैं 164 वोट मिले दोस्तों, और जो शिवसेना को मिले हैं वो 107 वोट यहाँ पर मिल पाए, जो कि उनका जो महाविकास आघाड़ी था उसको यहाँ पर मिले। इसको देखते हैं हम क्या क्या यहाँ पर जो हुआ है। अच्छा इसमें है नहीं, अच्छा उसको हटा दिया, कोई दिक्कत इसमें देख लेंगे। तो यहाँ पर जो आप देखोगे तो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे राहुल नावलकर, ठीक है, इनको यहाँ पर 164 वोट मिले। ठीक है, और जो उद्धव ठाकरे हैं उनको यहाँ पर 107 वोट मिले। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के पास अकेले एक 55 एमएलए थे, लेकिन उसमें से दोस्तों उनको जो उनके 55 एमएलए में से 16 ने ही वोट करा। बाकी जो 39 वोट थे उन्हें अगेंस्ट शिवसेना के, यानी जो है शिंदे जी की पार्टी में जो रिबेलियन थे उन्हें यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी की जो अभी जो अलायंस भी बनाए यानी राहुल नावलकर को यहाँ पे सपोर्ट कराएं। कुल मिला के दोस्तों 287 सीट्स थी, उसमें से 271 वोट चले। कुछ लोग यहाँ पे एब्सेंट रहे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर है रायस सखील और अबू आजम जो कि समाजवादी पार्टी से रिलेटेड थे, और शाह फारूक जो कि आईएमआई के सदस्य थे, यहाँ पे वोटिंग में नहीं आए थे। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर वो दूसरे जो पोज भी नहीं थे, यहाँ पे थे भी नहीं। तो 12 एमएलए जो कि स्पीकर जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा, और उसमें से कोई लोग जो अरेस्ट थे, जैसे कि एनसीपी के जो लीडर है दोस्तों या फिर एमएलए जैसे अनिल देशमुख और नवाब मलिक जो कि अभी हम बात करें लॉन्ड्रिंग केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर है, और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो कुल मिला के इतनी वोटिंग हुई है, और यहाँ पर फाइनली जो है बीजेपी के जो एमएलए हैं दोस्तों राहुल नावलकर यहाँ पे जीत चुके हैं। अब बात करें दोस्तों तो अगले दिन यहाँ पर हम आगे बात भी करेंगे, जो यहाँ पर जो मोहम्मद सीद करना था फ्लोर टेस्ट वो भी यहाँ पर होने वाला है, उसमें भी यहाँ पे बीजेपी जीत चुकी है। तो आगे न्यूज़ में हम कवर करेंगे। और 145 सीट्स जो 45 एमएलए की यहाँ पर जरूरत है, यानी आपको पता है कि असेंबली में अगर आपको बहुमत सिद्ध करना है या मेजोरिटी सिद्ध करनी है तो आपको 2/3 बहुमत होना चाहिए, जो कि अगर 288 से आप काउंट करोगे तो 145 एमएलए होते हैं। तो इसका यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कांग्रेस दोस्तों हुआ क्या था आपको मालूम है, अभी कुछ दिन पहले जो वेबनाड में आपको मालूम है राहुल गांधी वहाँ के सांसद हैं, और वेबनाड में कांग्रेस के कार्यालय में दोस्तों कुछ बीजेपी वर्करों ने हमला कर दिया था दोस्तों। तो बाद में दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस के जो राहुल गांधी ने बयान दिया था वीडियो कॉन्फ्रेंस या एक सभा के दौरान कि वह सब क्या है बच्चे हैं, ठीक है, उनको छोड़ देना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे था हिंदुस्तान के जो एंकर है रोहित रंजन, उन्होंने अपने एक शो में कट पिस करके एक डिक्टोरेट वीडियो बना के दोस्तों, फेक वीडियो बना के ऐसा बताया कि ये जो बोल रहे हैं बच्चे, वो जो अभी उदयपुर केस से जो विक्टिम थे उनको, जो उदयपुर केस करने वाले जो लोग हैं उनसे जोड़ दिया गया, और उनको बोला गया था हमें फेक न्यूज़ बना के राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश करी। यहाँ पे कांग्रेस एक केस फाइल करने वाली है यहाँ पर जी न्यूज़ के एंकर के खिलाफ, और जिस वीडियो को इसने अप्लाई किया था उनके खिलाफ। तो आगे हम देखेंगे और भी लोगों पे यहाँ पे केस फाइल करेगी जो है कांग्रेस। यहाँ पर ये आपको मालूम है ये हालत दिल्ली की आपको देख रहे हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। आपको बता दें कि 1 जुलाई से जो है गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ करना, उसका एक्सपोर्ट, उसका इंपोर्ट, उसका मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ। और हाईली दिल्ली में तो है वहाँ पर चार्जेस भी लगाए गए, और जेल तक होने के यहाँ पे चांसेस अगर आप यूज़ करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक, तो आपको यूज़ नहीं करना है और इसके विकल्प ढूंढना है। नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना से। तो आपको पता है दोस्तों बीजेपी जो है अभी हाल ही में तेलंगाना के सफर पे है, और वहाँ पर इनकी मीटिंग थी। तो आपको मालूम है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद है बीजेपी की पार्टी के। तो मोदी जी हैं यहाँ पर, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा है, अमित शाह है, रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह और रेल सड़क मंत्री नितिन गडकरी, सब बड़े बड़े बीजेपी लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी सारे स्टेट के जो बीजेपी स्टेट्स जहाँ पे बीजेपी की पार्टी उनके सीएम भी यहाँ पे मौजूद थे। तो फाइनली दोस्तों तेलंगाना में जाने का मेनली जो कारण था, मोदी जी ने अपनी एक सभा यहाँ पे गठित करी। पहले तो बारिश होने वाली थी लेकिन फाइनली बारिश रुक गई और मोदी जी ने संबोधित करते हुए तेलंगाना को बोला कि तेलंगाना को एक ट्विन इंजन गवर्नमेंट की जरूरत है, एक ट्विन इंजन गवर्नमेंट की जरूरत है। और बात करें साफ साफ शब्दों में दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा काउंटरिंग करके कहीं ना कहीं जो टीआरएस को यहाँ पर काउंटर करा उन्होंने, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है उसको, और लेकिन उनका नाम नहीं लिया। यहाँ पर मेजर स्पीच में उन्होंने कहा जो बेगमपट जो एयरपोर्ट यहाँ पर जो है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो इस बेगमपट एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं टीआरएस और जो चीफ मिनिस्टर और उनकी फैमिली के करप्शन के चार्जेस है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर हाईलाइट करा उन्होंने। और साथ साथ में सबका विकास और सबका साथ वाली मुहिम के साथ वो आगे बढ़े। फाइनली दोस्तों तेलंगाना बीजेपी तेलंगाना गई क्यों है, कारण मेनली जो बीजेपी का तेलंगाना जाने का है वो है दोस्तों, वहाँ पर अभी चुनाव आने वाले, ठीक है, तेलंगाना में भी चुनाव आने वाले और साथ में 2024 में लोकसभा के इलेक्शन भी। तो बीजेपी की हालत जब लास्ट टाइम यहाँ पे चुनाव है तो हालत थोड़ी पतली थी, काफ़ी कम सीट उनकी पास से 6 सीट आ पाई थी। और मेनली तो उनको जो यहाँ के लोकल लीडर्स बीजेपी को उनको इंकरेज करना था, और जो आगे जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन हो, इसलिए वो यहाँ पर उन्होंने टैक्टिक्स के थ्रू यहाँ पर मतलब जो है अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। तो ये 10 लाख जॉब्स की आपको बता दें, जब 2020 में ये दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ है, 2020 में हुआ क्या था दोस्तों, जब चुनाव आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती थी तो उन्होंने 20 लाख जॉब्स का भी वादा करा था। अब वो इसको कैसे पूरा कर रही है उसको यहाँ पे बताया गया एक रिपोर्ट के थ्रू। तो गवर्नमेंट का एक पोर्टल दोस्तों जो कि उन्होंने 2020 में लॉन्च करा था, इसका नाम है रोजगार बाजार पोर्टल, ठीक है, जॉब पोर्टल रोजगार बाजार। इसके थ्रू उन्होंने दोस्तों अभी बताया है अपनी हाल ही रिपोर्ट में कि उन्हें 10.2 लाख जॉब्स यहाँ पे जनरेट कर दिए, जिसमें जो उन्हें 20 लाख वादे गए थे उसमें तो आधे उन्हें जनरेट कर दिए। लेकिन अगर आप द हिंदू की रिपोर्ट देखोगे तो इसमें से 10 लाख जो जॉब है उसमें प्राइवेट सेक्टर की जॉब है सारी, और उसमें से 12,500 जो है जॉब्स ही है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड जॉब है या सीक्रेट जॉब है। एक प्रकार से ऑर्गेनाइज जॉब्स आपको पता है वो जो होती है इसमें आपका पे स्केल और आपका टाइम और हर चीज़ आपकी फिक्स रहती है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। और अनऑर्गेनाइज जॉब्स का कोई फिक्स नहीं होता, आपकी जॉब आपका टाइम लिमिट कितना है, आपसे कितना भी काम करा सकते हैं, और पे जो आपका पे स्केल है या फिर सैलरी है वो भी कभी भी आ सकती है या फिर कितनी भी कम हो सकती है। तो ये सब डिपेंड होता है ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज को डिपेंड करना। तो यहाँ पर ये बताया गया इसमें से 12,000 जॉब ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज है, बाकी जो जॉब्स है दोस्तों वो एक प्रकार की अनप्रोटेक्टेड जॉब्स है दोस्तों, इन्हें प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था दोस्तों जॉब स्किल करके, उसके थ्रू ये करा गया। पोर्टल में दोस्तों बताया गया है 76,000 जॉब्स जो है कैंडिडेट है वो स्क्रीन हुए दोस्तों, उसमें से 12,000 कैंडिडेट को जॉब्स ही ढंग की मिली, बाकी नहीं मिली है, ऐसा बताया गया। आगे बात करते तो ये थोड़ा सा रिपोर्ट के थ्रू बताया गया दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा कि इस प्रकार से जो है यहाँ पर रिपोर्ट गलत बताई गई है। मतलब कोशिश करना, मतलब यहाँ पर कहने की बात ये है, ये यहाँ पर साफ साफ तरीके से दिख नहीं रहा है कि जॉब से मतलब रोजगार मिली है दोस्तों। तो इनसे अब केंद्र ही नहीं दे पा रहा है तो स्टेट से क्या मतलब आ सकी जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ से रिलेटेड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों और एक बड़ी बात भी दोस्तों जो कि है यहाँ पर उड़ीसा से। दोस्तों आपने आज के समय में दोस्तों लोगों ने पेड़ लगाना दूर की बात है, लेकिन जो पेड़ लगाए है उससे बर्बाद कर देते हैं। वहीं एक नाम सामने आता है दोस्तों सरोजनी मोहंता का। सरोजनी मोहंता दोस्तों एक हाउस वूमेन है दोस्तों, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिया दोस्तों जो कि बड़ा ही सराहनीय है। अगर बात करें हम उड़ीसा की दोस्तों, तो उड़ीसा में एक वन है दोस्तों सरोजनी वन, ठीक है, सरोजनी वन। और कोइंसिडेंटली दोस्तों जो इसके केयर टेकर है जो कि मात्र 315 रुपये में डेली बेसिस में इसका प्लांटेशन और इसका ध्यान रखने का काम करती थी, इनका नाम है सरोजनी मोहंता। सरोजनी मोहंता दोस्तों यहाँ पर एक मतलब सैलरी बेस पे यहाँ पर काम करने वाली महिला थी, और उनको यहाँ पर एक काम, इनका काम बेसिकली होता क्या था कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनका ध्यान रखना, और जो पेड़ पौधे लगाए हैं गए उनका ध्यान रखना, उनको वो बर्बाद नहीं हो जाए, साथ साथ में पेड़ पौधे कंटिन्यूसली लगाते रहना। तो इन्हें यहाँ पर अकेले ने 3,000 जो है ट्रीज़ है उनकी रक्षा करी और उनको यहाँ पर लगाया, ठीक है, और खुद एक जंगल बना दिया, और वो भी ऐसे इलाके में दोस्तों जो कि हाईली मतलब बोले इंडस्ट्रियलाइज खनन से प्रभावित इलाका है दोस्तों उड़ीसा का। उड़ीसा का जो जगह दोस्तों जो आता है इसका नाम है बोइनी फॉरेस्ट, ठीक है, बोनाई फॉरेस्ट डिवीजन दोस्तों, जो कि एक हाईली खनन प्रभावित इलाका है दोस्तों, और यहाँ पे कंटिन्यूसली खनन होते हैं और पेड़ पौधों को कंटिन्यूसली खनन के लिए काट दिया जाता है। वहीं इन्हें कारनामा करके दिखाया है, और वो भी ऐसी सोइल में जो कि एक बार की लेटराइट सोइल है जहाँ पे इजीली मतलब जो है प्लांट उग नहीं पाते हैं, वहाँ पे इन्हें काम करके दिखाएं। और बाद में जो कि यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर है उन्होंने यहाँ पे इनकी सराहना करी, और साथ साथ में ऐसा कहा है कि इनके ही नाम पर ये वन होना चाहिए, सरोजनी वन, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड न्यूज़ थी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर एक रशिया ने एक और दावा करा था दोस्तों, ये दावा मतलब जो है यूक्रेन ने भी अब मान लिया, पहले उसने रिफ्यूज़ करा था। 5 जुलाई के पेपर जब आप देखेंगे तो देखेंगे दोस्तों। तो आपको मालूम है रशिया में जब 24 फरवरी से जब से ही रशिया ने जो है यहाँ पर इन्वेशन स्टार्ट करा था यूक्रेन पे, तो यहाँ पर शुरुआत से ही उसने सबसे पहले डोनबास रीजन को ही यहाँ पे एक्वायर करना, ईस्टर्न साइड से ही मतलब एक्वायर करना किया था, और साथ साथ में सबसे पहले जो है डोनबास रीजन को ही यहाँ पर एक स्वतंत्र देश की घोषणा करके उसने आक्रमण शुरू करा था। तो यहाँ पर डोनबास रीजन मेनली जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो प्रो रशियन के थे, प्रो रशियन मतलब कहीं ना कहीं रशिया का दावा या रशिया की बात मानने वाले लोग यहाँ पे ज़्यादा मेजोरिटी में है। तो डोनबास रीजन की कंटिन्यूसली मेजर सिटी यहाँ पर रशिया कब्जे कर जा रहा है। उसने जो है 4 तारीख को, मतलब 3 तारीख का पेपर है, मतलब लगभग 3 तारीख को यहाँ पर दावा करा है रशिया ने कि उसने लुहांस्क, जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा, लुहांस्क कहाँ पर है, ये रशिया से बॉर्डर फिक्स लगाता है, इसको यहाँ पर कब्जा कर लिया है, और यहाँ पर एक बेस कैंप, जो आर्मी बेस कैंप यहाँ पे बना लिया है दोस्तों। ये जो है यहाँ के यूक्रेन के जनरल, जो है यहाँ पर रशिया के जो जनरल है, मेजर जनरल, उनके द्वारा ऐसा बताया गया। डोनबास रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए दोस्तों, ईस्टर्न साइड में, और काफ़ी सारी सिटी। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट उसने कहाँ से करा, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उसने सेरिया डाउन तक, आप देखेंगे लुहांस्क से नीचे ही है, वहाँ पर सबसे पहले कब्जा करा, उसके बाद लुहांस्क तक। अब उसने डोनबास रीजन पूरा ही एक्वायर कर लिया दोस्तों, और यहाँ पे कई पोर्ट सिटी दोस्तों, मेरियोपोल, उसको भी कब्जा कर लिया उन्होंने। साउथ में आप देखोगे मेरियोपोल है, उसको भी कब्जा कर रखा है। इससे जस्ट एक दिन पहले आपको मालूम है स्नेक आइलैंड जो था उसको यहाँ पर उसने छोड़ दिया था, उसके बाद यहाँ पे उसकी दूसरी वापस जीते जो उसने कब्जा करा है। तो ईस्टर्न साइड काफ़ी कुछ कब्जा कर लिया यूक्रेन का यहाँ पे रशिया ने।
और आगे हम न्यूज़ भी देखेंगे कि अभी रशिया यूक्रेन को लगभग 750 बिलियन का झटका लगा है दोस्तों, जो कि उसके घर और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर इंडस्ट्री जो कि तबाह हुई है उसको वापस बनाने में लगभग 750 बिलियन का यूक्रेन को पैसा लगेगा, जब जाके वो वापस से शेल्टर्स और जो होम डिस्ट्रॉय होते हैं उसको वापस से रिकवर कर पाएगा। तो अभी देखते हैं युद्ध कब तक चलता है, लेकिन अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जो है यहाँ पर। हाँ, ये अरुणाचल से एक न्यूज़ थी दोस्तों। यहाँ पे बीआरओ द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जो एक अरुणाचल का स्ट्रेटेजिकल ब्रिज है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन को जोड़ता है आपस में अरुणाचल प्रदेश में, वो यहाँ पर बाढ़ की वजह से, जो भी नॉर्थ ईस्ट में मानसूनी बाढ़ चल रही थी उसकी वजह से ढह गया है। इसमें जो ये जगह थी दोस्तों, लोकेशन थी कुरुंग कुमायूं डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे, कुमायूं डिस्ट्रिक्ट उसको जोड़ता था दोस्तों। ठीक है, ये ब्रिज मेनली योंग रिवर पे यहाँ पे बना हुआ था और कोलोरिंग को यहाँ पर जोड़ता था, कनेक्शन करता था हेडक्वार्टर सिटी को, जो कि इंडी चाइना बॉर्डर पे था। बीआरओ द्वारा ये बताया गया। बीआरओ आपको बताते क्या है दोस्तों, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। मेनली जो भी हमारे बॉर्डर से रिलेटेड रोड्स और कनेक्टिविटी है वो बनाने का काम बीआरओ ही करती है। डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आने वाली एक स्वतंत्र निकाय है दोस्तों। ठीक है, उसके अंतर्गत काम करती है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है आपको। ठीक है, बीआरओ ने काफी सारा कंस्ट्रक्शन करा रोड पे दोस्तों। आज जो भी लद्दाख में कनेक्टिविटी हम देख रहे हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी देख रहे हैं वो बीआरओ के ही कारण है, जिससे हमारी आर्मी को इजीली जो वॉर टाइम में जो है काम मिलेगा दोस्तों, और इजीली जो हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, जो हमारे गन मैन्युफैक्चर जो है हमारे असला बारूद का, वो ईजी हो पाएगा। ठीक है, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। इनके कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जी किशन रेड्डी का एक आर्टिकल, इसमें हम पढ़ेंगे क्या है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कई बार क्या होता है दोस्तों, हम काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ते हैं और जो हमारा जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वो भी पढ़ते हैं, लेकिन हम काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर उससे अछूत है या फिर हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पर यही जो है जो बताने की कोशिश इस आर्टिकल में की गई है। यहाँ पे एक साउथ के फ्रीडम फाइटर उनके बारे में बताया गया दोस्तों, अल्लूरी सीतारमन राजू। ठीक है, अल्लूरी सीतारमन राजू दोस्तों एक फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों। इनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इनका नाम दोस्तों साउथ के दो इंपॉर्टेंट रिबेलियन से जुड़ा हुआ है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चला गए थे। एक का नाम है रंपा रिबेलियन और एक का मायाम रिबेलियन, जो कि 1992 से लेकर 1924 में किए गए थे। अभी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोस्तों साउथ के दौरे पे हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट जो है यहाँ पर जो मोदी जी है वो उनके 25th बर्थ एनिवर्सरी का इनोग्रेशन और इनकी मूर्ति का जो है यहाँ पर इनोग्रेशन करने आंध्र प्रदेश जाएंगे। जी किशन रेड्डी दोस्तों वहाँ के प्राइम जो सीएम है उनके द्वारा बताया गया दोस्तों। और मैं नाम बोल रहा हूँ आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है इनका, भीमा करके जो जगह है वहाँ पर मोदी जाएंगे, उनका इनोग्रेशन करेंगे और आज़ादी की अमृत को बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वाक्य कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, अल्लूरी सीतारमन राजू एक प्रकार से जो है एक फ्रीडम फाइटर है दोस्तों। और 1992 में दोस्तों 100 साल पहले करीबन इन्होंने क्या करा दोस्तों, जो गोदावरी एजेंसी के जो है यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंट के आने वाली दोस्तों एक एजेंसी थी, इसके अंतर्गत 3 पुलिस स्टेशन आते थे दोस्तों। इन पुलिस स्टेशन का नाम दोस्तों चिंतापल्ली और कृष्णा देवी पट्टा करके और 3 पुलिस स्टेशन थे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो अल्लूरी सीतारमन राजू है उन्होंने एक साथ में 500 जो आदिवासी लोगों के साथ मिलकर इन तीनों पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और वहाँ से दोस्तों 26 कार्बाइन राइफल और 2500 जो राउंड एमिनेशन है गोलीबारी जो की उसकी ले ली और लूट लिया उनको। उसके बाद दोस्तों ये मेनली काम क्यों करा गया था, ऐसा कहा जाता है कि अल्लूरी सीतारमन राजू एक एसटी ट्राइब्स या फिर आदिवासी नहीं थे, लेकिन वो एसटी यानी ट्राइब्स के लिए दोस्तों अधिकार में लड़ाई करते थे, जो कि इसलिए लड़ते थे दोस्तों क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी वो कंटिन्यूसली जो है वहाँ पर अंग्रेजों में जो जंगल है वहाँ पर कंटिन्यूसली इंटरफेरेंस कर रही थी और जो वे ऑफ लाइफ है ट्राइब्स की उनको इफेक्ट कर रही थी दोस्तों। इसके खिलाफ दोस्तों यहाँ पर इन्हें सत्याग्रह चालू करा था, जिसको हम बात करते हैं रंपा रिबेलियन और मायावर रिबेलियन, जो कि 1992 से 1924 में अल्लूरी द्वारा लीड किया गया। इसके बाद दोस्तों आपको मालूम है हर बार की तरह फ्रीडम फाइटर को मार दिया जाता था और इस बार भी अल्लूरी सीतारमन को यहाँ पे अंग्रेज द्वारा यहाँ पे काफी संघर्ष के बाद मारा गया। इनकी ही 125वीं बर्थ एनिवर्सरी जो कि हम बनाने वाले दोस्तों 4 जुलाई को, ठीक है 4 जुलाई को उनकी जो है एनिवर्सरी बनाई गई और मोदी जी इसका इनोग्रेशन उनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाएंगे। ठीक है, तो ट्राइब्स के लिए काफ़ी कम्युनिटी ने करी थी दोस्तों, काफ़ी सारा काम करा दोस्तों ट्राइब कम्युनिटी के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर इनको याद रखना जरूरी है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन बन सकता है आपसे सिंपली कि अल्लूरी सीतारमन राजू क्या थे, तो एक फ्रीडम फाइटर थे साउथ से, रंपा रेबेलियन से ये जुड़े हुए। नेक्स्ट बात करते हैं आज के द हिंदू की। तो ये है आज का द हिंदू यानी 5 जुलाई का, और इसको हम देखेंगे क्या क्या खास है इसमें। तो इसमें मेनली तो ज़्यादातर महाराष्ट्र का ही दे रखा है और यहाँ पर मेजोरिटी सिद्ध करती है उन्होंने उसके बारे में। और बात करते हैं कांग्रेस से ये फेक न्यूज़ का वीडियो यहाँ पर आरोप जो लगा है और राघवेंद्र सिंह राठौर पे लगा, जो कि बीजेपी के एक इंपॉर्टेंट नेता है, उनके द्वारा ये वीडियो जो कि ट्वीट की गई थी, उनके ऊपर भी कांग्रेस अब फाइल करेगी केस छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2-3 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो और ये दूसरा न्यूज़, इसमें खास न्यूज़ दोस्तों ये होटल फाइन जो है होटल का सर्विस चार्ज है उसके बारे में बताया गया है, इसको भी हम देखेंगे। और कल एक बस हादसा हो गया हिमाचल में, जो कि बहुत दुखद है। इसमें 13 लोग मारे गए दोस्तों और लगभग इसमें 15 लोग सवार थे, जिसमें से काफ़ी 2 ही बच पाए, बाकी सारे यहाँ पर डेथ हो गए। इनके बारे में देखेंगे। और आर्ट न्यूज़ के बारे में यहाँ पे कुछ दे रखा है, आर्ट न्यूज़ का जो पेमेंट सर्विस है उसके बारे में यहाँ पे जांच के लिए कहा गया है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर लगा है कि यहाँ पे जो फॉरेन ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर इनको बाहर से कई डोनेशन मिलता है, उसकी जांच के लिए यहाँ पर आर्ट न्यूज़ की जांच के लिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका खास नहीं कुछ। ठीक है, हाँ तो ये ब्रीफ में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो सिद्धू मूसेवाला जी है उनके जो मर्डर के लिए 2 शूटरों को यहाँ पर और अरेस्ट किया गया है, दिल्ली पुलिस द्वारा बताया गया है। और भगवत मान जी जो कि अभी हाल ही में चुनाव जीते पंजाब का, उन्होंने यहाँ पर 5 अपने मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्री और जोड़े हैं। साथ साथ में इंग्लैंड को यहाँ पे थोड़ी सी राहत मिलती हुई जो टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, और यहाँ पर रेणुका और ओपनर्स की वजह से इंडिया को यहाँ पर एक और यहाँ पे जीत मिली है, जो श्रीलंका के साथ हमारी ओडीआई सीरीज चल रही है उसमें। यहाँ पे एक फनी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आमतौर पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपोज रहती है, लेकिन एक कॉमन चीज़ के लिए जो कि उनके लिए बहुत फायदेमंद थी वो एक साथ आ गई। कारण है दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के जो एमएलए है उनका पे स्केल बढ़ाना, यानी हाल ही में भी दिल्ली ने क्या करा दोस्तों, एक बिल पास कराया
दिल्ली असेंबली में कंटिन्यूसली फास्ट फील, जो कि यहाँ पर 66% दोस्तों पे इनका राइज हो जाएगा एमएलओ का, यानी इनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी सीधी सीधी। तो यहाँ पर ये सारे जो है अपोजिशन इन, अगर आप देखोगे तो बीजेपी अपोजिशन लीडर्स भी यहाँ पर इसके लिए साथ में आ गए, तो कंटिन्यूस फायदा तो इनको ही है ना। तो दिल्ली में क्या हुआ दोस्तों, एमएलए के लिए यहाँ पर 66% का पे हाइक किया जाएगा। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया द्वारा उनके लिए बताया गया कि जो राइज होगा, जो कि 54,000 पहले हुआ करता था, वो 90,000 हो जाएगा। और साथ साथ में इन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो दिल्ली का एमएलए का जो पे स्केल है इंडिया में सबसे कम है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे येलो शेडेड हाईलाइट एरिया, यहाँ पे देखो तो गोवा का जो पे स्केल है एमएलए का 1.17 लाख रुपए मतलब वहाँ पे मिलता है। उत्तर प्रदेश में 1.60 लाख मिलता है और तेलंगाना में 2.50 लाख मिलता है। मतलब आप देख रहे हो इनके पैसे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो बिल है उसमें बताया गया दोस्तों कि जो एमएलए होंगे उनको यहाँ पर 12,000 से 3,000 दोस्तों यहाँ पर अलाउंसेज भी मिलेंगे। 18,000 से 25,000 इनको कॉन्वी अलाउंसेज मिलेंगे दोस्तों, मतलब अलग अलग उसके हिसाब से जो उनकी सीट है उसके हिसाब से वो काफ़ी सारे अगर वो डे अलाउंसेज और ये भी यहाँ पे इनको मिलेंगे। इसके थ्रू यहाँ पे इसकी जो सैलरी बढ़ के 90,000 हो जाएगी। तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक इन्फॉर्मेशन हमको होनी चाहिए। हाँ, तो ये शिंदे जी के बारे में दोस्तों, शिंदे विन वर्ड्स से ही इज़ विद सेना, और साथ साथ में उन्होंने कहा कि हम सेना से ही मतलब ताल्लुक रखते हैं दोस्तों, हमने सेना को कभी नहीं छोड़ा, ये कहा। तो कल क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर फाइनली मेजोरिटी का दिन था, इनको मेजोरिटी जो है काउंट करवानी थी, और यहाँ पर शिंदे जी ने यहाँ पे अपनी मेजोरिटी सिद्ध कर दी है। 245 सीट की जरूरत थी, लेकिन 264 इनको एमएलए का फेवर मिला, इसलिए इनकी मेजोरिटी सिद्ध हो चुकी है और उनकी सरकार अब बनी रहेगी। तो यहाँ पे फाइल फोटो में आप सामने देख रहे हो, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पर शिंदे जी ने साफ साफ कहा कि हम शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे, शिवसेना को कंटिन्यूसली हम रहेंगे दोस्तों। और जो है यहाँ पर जो इनके फेवर में 99 जो है इनके अपोज में रहे दोस्तों, और 164 दोस्तों इनके फेवर में रहे। तो 99 में दोस्तों 2 एनसीपी और 7 कांग्रेस एमएलए जो कि यहाँ पर नहीं आए, वो भी यहाँ पे बताया गया। साथ साथ में जो मिस्टर शिंदे उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जब 2019 में महाविकास आघाड़ी बनी थी तो उसमें जो हमको फेवर मिला था, यानी मुझे फेवर मिला था, यानी शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था, ऐसा शिंदे जी का कहना था। लेकिन जो है शिवसेना के जो अधिकारी है, फिर टॉप मोस्ट है, उनने यहाँ पर अपोज करा, इसलिए यहाँ पर जो है शरद पवार जी है उनने यहाँ पर जो शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर 2019 में नहीं बना था, लेकिन फाइनली अब तो ये बन गए। साथ में जो साइड में एक दो न्यूज़ है, यहाँ पर जो अजित पवार है यहाँ पर एनसीपी के लीडर, उन्होंने यहाँ पर अपोजिशन इलेक्शन, जो अब अपोजिशन भी बनेगी स्वाभाविक सी बात है, तो अपोजिशन के जो लीडर है उनको इलेक्ट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डाली गई जिसको 11 जुलाई को यहाँ पर हियर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। वो है यहाँ पर एक शिवसेना के जो है खास है उनके द्वारा लगाई गई है। इनका नाम है दोस्तों सुनील परधू, जो कि ठाकरे के कैंपोलोसिस्ट है दोस्तों, उनके द्वारा लगाई गई है। शिंदे एक जो अभी हाल ही में किसी के खिलाफ राहुल नावलकर के खिलाफ, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के जो खास है कोई, उनको यहाँ पर जिनका नाम है भारत गोरजेवाला, उनको यहाँ पे न्यू चीफ बनाया गया है शिवसेना का, ठीक है, चीफ व्हिप ऑफ शिवसेना। तो उसके खिलाफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाँ, ये हिमाचल खबर का जो इंसिडेंट हुआ, बस एक्सीडेंट, उसके बारे में दे रखा है। तो 13 जो यहाँ पे किल्ड हुए हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, जो एक रोड एक्सीडेंट हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये बस जो थी दोस्तों जा रही थी रोड से, और जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक जगह दोस्तों शाहनशहर शंजी ऑफ कुल्लू, ठीक है, वहाँ पर ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का हादसा है दोस्तों। ये रोड यहाँ पर 15 जने में सवार थे दोस्तों, जो कि यहाँ पर ये फिसल गई, और एक गोर्ज है वहाँ पर, एक खाई है वहाँ पर जाके गिर गई, और जिसमें रेस्क्यू चला। उसके बाद यहाँ पर 13 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई दोस्तों फाइनली। एक प्रकार की प्राइवेट बस थी दोस्तों, 15 लोग सवार थे, तकरीबन 9 बजे का यहाँ पे ये हादसा दोस्तों। और अब सीएम ने यहाँ पे जांच के जो है आदेश दीजिए दोस्तों, और साथ साथ में जो है यहाँ पर जो रिलीफ है 5 लाख का रिलीफ, और जो घायल है उनको 15,000 का रिलीफ, और साथ साथ में पीएम द्वारा जो है 2 लाख का रिलीफ यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों हालत है, हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। आपने कई बार जब आप होटल में गए होंगे तो आपको जब बिल दिया जाता है तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो आपका पैसे है और फिर साथ में जीएसटी, और साथ में कभी कभी आपने देखा होगा सर्विस चार्जेस भी कभी कभी आ जाते हैं, 10-15 रुपये 20 रुपये, वो होटल वाले अपने सर्विस के लिए चार्ज देते रखते हैं। लेकिन कोई लोग होता है दोस्तों इसका अपोज करता है। तो हाल ही में बीच में एक केस भी आया था दोस्तों, कोर्ट में गया था, सर्विस चार्ज रिलेटेड। होता क्या, होटल वाले अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, बेसिकली तो एम्प्लॉयज़ के लिए जो है अपना सर्विस चार्ज रखते हैं, जो कि वेटर होता है उनके लिए। लेकिन कई बार क्या होता है खुद भी रख लेते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी दोस्तों, जो कि सेंटर है, उसने यहाँ पर साफ तौर पे कहा है कि होटल वाले कतई भी फोर्स नहीं कर सकते कस्टमर को कि वो सर्विस चार्ज पे करे। वो बिल में भी नहीं होना चाहिए, वो चाहे तो अपने मन से दे सकते हैं, लेकिन बिल में आप सर्विस चार्ज नहीं इंक्लूड कर सकते, साफ साफ तौर पे कहा गया है। तो एक जो गाइडलाइन है दोस्तों निधि कार्य जो द्वारा जो है चीफ कमिश्नर दोस्तों CCPA की, यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसकी यहाँ पर उनके द्वारा ये बताया गया। और उन्होंने कहा आप रिक्वेस्ट करिए कि सर्विस चार्ज नहीं इंक्लूड किया जाए, बाई चांस आपको नहीं पे करना है और जो है होटल वाले आपसे लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट जो कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताया गया, तो आपको ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन न्यूज़ थी तो बता दिया मैंने। आगे बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर सेंट्रल स्टॉप वर्कर ऑन द राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। तो एक राजस्थान का कैनल प्रोजेक्ट है दोस्तों कि ईस्ट राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट के नाम से जाता है, यानी CRCP के नाम से जाना था, जो कि 13 जो जिले है राजस्थान की इस साइड को उसको फायदा पहुंचाने वाला था। यहाँ पर सेंटर ने इसके वर्क को स्टॉप कर दिया है, ठीक है, ये बता के जो स्टेट है उसमें लैक ऑफ कॉन्सेंट है, यानी कहीं ना कहीं विवाद चल रहे स्टेट्स की इस प्रोजेक्ट के खिलाफ, ठीक है। मेनली इसमें जो खुल के जो स्टेट आया वो मध्य प्रदेश आया दोस्तों, उसने यहाँ पर आपत्ति जताई दोस्तों इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे तो ये कंटिन्यूस काम चला था, लेकिन अब इसको पॉलिटिकली ये स्टेटस मिल गया दोस्तों। इसको हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या प्रोजेक्ट था। तो मेनली ये प्रोजेक्ट एक राजस्थान में एक कैनल प्रोजेक्ट था दोस्तों, जो कि 3 रिवर को मिला के उसके इंटरलिंक करके एक नहर निकाल के पानी सप्लाई करने के लिए बनाया गया था, जो कि राजस्थान के ईस्ट साइड में था, यानी पूर्वी साइड में था।
ये प्रोजेक्ट 13 डिस्ट्रिक्ट जो जिले थे उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने वाला था। कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा इसको करा गया था और फेडरलाइज किया गया था। इसमें अब जो प्रेजेंट अगर देखें तो इसका एस्टिमेट जो कि 37,000 करोड़ रुपए का कुछ 37 था, जो कि चंबल रिवर के थ्रू बनाया था। अब जो चीफ मिनिस्टर गहलोत है उनका ये कहना है दोस्तों, ये आरसीपीआर जो कि कांग्रेस लीडर का एक जो ऑब्जेक्शन है, जो इस मतलब मेनली जो ऑब्जेक्शन जो जताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के खिलाफ, वो मध्य प्रदेश द्वारा कराया जा रहा है। उसका कहना यहाँ पे ये है कि जितना भी एरिया जिसमें नदी बहती है उसका 10% आप यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा यूज़ नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू स्टेट वाटर कंट्रोल बोर्ड। तो अभी इसमें विवाद चल रहा है, साथ साथ में यहाँ पर जो है इस प्रोजेक्ट से रुकने से राजस्थान को काफ़ी जो है अभी चुनाव में दिक्कत भी आएगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने लगा अपने चुनाव में। और सीएम जो है यहाँ पर जो यहाँ के राजस्थान के, उन्होंने यहाँ पर यूनियन जल शक्ति मंत्री को यहाँ पे लेटर भी लिखा है इस वर्क को वापस शुरू करने का, या तो मीटिंग डिस्प्यूट जो हुआ आपस में। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताना था आपको। इसके अलावा दोस्तों तो टर्की से एक न्यूज़ यहाँ पर ब्रीफ में आप देखोगे तो टर्की में जो 78.6% जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जो कि 24 साल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गया है। 78.6% इन्फ्लेशन, यानी महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है यहाँ पे तुर्की में, जो कि इंडिपेंडेंस एक तुर्की इकोनॉमिक्स कंपनी उसके द्वारा बताया गया दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग जो करेंसी जो है मेल्ट डाउन हो चुकी है, जो कि 1998 के बाद अब यहाँ पर सबसे हाईएस्ट ज़्यादा जो है करेंसी गिरी है इनकी। और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ड्राइव 123% जो कि बढ़ गया। ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे नेक्स्ट न्यूज़ इसमें है विंडफॉल टैक्स की वजह से। यहाँ पे सेंटर ने एक इमरजेंसी सरप्राइज मूव करा है, जिस वजह से दोस्तों रिलायंस कंपनी को $12 पर बेलर यहाँ पर जो है मार्जिन से अफेक्ट हुआ है दोस्तों। जो कि यहाँ पर एक सरप्राइज मूव लिया गया गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ पर उन्होंने इंक्रीज कर दी इंपोर्ट ड्यूटी, गोल्ड और पेट्रोल ड्यूटी, और जो भी जो है एविएशन टर्बाइन ऑयल, इन सब पे यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इसकी वजह से यहाँ पर जो है लगभग कुछ ना कुछ नुकसान हुआ रिलायंस इंडस्ट्री को, ये बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है लॉकडाउन से रिलेटेड। तो मालूम है आपको, एक पॉलिसी चाइना चला रहा है, जीरो कोविड पॉलिसी। वही पॉलिसी से यहाँ पर बताया गया कि 1.7 मिलियन जो कि लोग यहाँ पर लॉकडाउन है। एक प्रोविंस जो कि अनहू, ठीक है, एनहू प्रोविंस है दोस्तों, वहाँ पर अफेक्टेड है दोस्तों। वहाँ पर उनको लॉकडाउन किया गया है चाइना द्वारा। ये कब हुआ दोस्तों, वहाँ पे नियरली कुछ समय पहले यहाँ पे 300 केसेस मिले थे मंडे को। उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से डिटेन कर दिया गया उनको लॉकडाउन के थ्रू। और यहाँ पर चाइना कि इस वजह से पॉलिसी काफ़ी अफेक्टेड हो रही है, लेकिन चाइना इस बात को रोकने है। इससे पहले संघाई में भी दोस्तों कंटिन्यू से लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों। और चाइना की पॉलिसी है कि यहाँ पर 1% जब तक कोविड रहेगा, जब तक वो ये सब जो पॉलिसी अपनाएंगी दोस्तों, और उसको मतलब लॉकडाउन पूरी तरह से अप्लाई करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर जो आ रही है इजिप्ट से आ रही है दोस्तों। आपको मालूम है इजिप्ट में एक नहर है जिसे बोलते हैं सुएज नहर। पहले ये बनाई गई थी दोस्तों यूएनओ या ब्रिटेन द्वारा, बाद में इजिप्ट ने इस पर कब्जा कर लिया दोस्तों 1966 के समथिंग। और ये नहर मेनली 2 इंपॉर्टेंट एरिया को जोड़ती है दोस्तों, रेड सी और मेडिटेरियन सी, ठीक है। और ये मेनली यूरोप को एशिया से कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दुनिया का सबसे 10% ग्लोबल मरीन जो ट्रेड है, यानी शिप जो है यहाँ पर से गुजरती है दोस्तों। और इस बार अगर आपका रिवेन्यू देखोगे ना, तो इसने कितना पैसा कमाया, तो 7 बिलियन दोस्तों यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट कराया इजिप्ट ने इस सुएज कैनल अथॉरिटी या सुएज कैनल से, जो कि अब तक का हाईएस्ट एवर है। मतलब लास्ट टाइम आप देखोगे तो ये गया था 5.8 बिलियन, लास्ट टाइम हाई गया था इसके फिजिकल जो इसने ट्रांजिशन। मेनली होता क्या दोस्तों, इस जो सुएज नहर है इस पर अधिकार इजिप्ट का है। तो यहाँ शिप गुजरते हैं ना, तो यहाँ से शिप के लिए यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। एक ट्रांजिशन यानी गुजरने के लिए यहाँ पर इजिप्ट को कहीं ना कहीं फीस देनी पड़ती है। जैसे कि आपने सुना ही होगा दोस्तों, जब हम टोल नाके से जाते हैं तो उसको हम टोल नाके को फीस देते दोस्तों, वहाँ पर मेंटेनेंस की और दूसरी चीज़ें जब हम दूसरे स्टेट में घुसते हैं। वैसे यहाँ पर एक क्रॉसिंग अगर आपको करनी है तो यहाँ पर जो है इजिप्ट को पैसे लेना पड़ता है। जरूरी भी अगर हम नहीं देंगे तो फिर तक घूम के जाना पड़ेगा हमको पूरा अफ्रीका पार करके। तो सुएज कैनल से काफ़ी अर्निंग होती है दोस्तों इजिप्ट को, जो कि उसके फॉरेन ट्रेड से फॉरेन करेंसी की बहुत इंपॉर्टेंट जो है करेंसी जो है अर्निंग है, जो कि इसको इससे मिलती है। तो आपको याद रखना दोस्तों, सुएज करेंसी मैप में आपको दिख रही होगी दोस्तों, ये इजिप्ट है। यहाँ पर पोर्ट शायद से लेकर पोर्ट सुएज तक ये जाती है दोस्तों। और अगर आपको देखना है दोस्तों किस प्रकार से काम करती है नहरें, तो आप यूट्यूब पे सर्च करना दोस्तों वर्किंग ऑफ सुएज नहर, तो आपको मालूम पड़ेगा एक प्रकार से वाटर लेवल को बढ़ा कम करके दोस्तों यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। पनामा नहर एक इंपॉर्टेंट नहर है दोस्तों, पनामा में, जो कि कनेक्ट करती है कैरिबियन सी को और पैसिफिक ओशन को। और भी 2-3 नहर है दोस्तों आपको देखने। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों यूएनओ से रिलेटेड। तो रुचिका कंबोज दोस्तों आपको नाम रखना दोस्तों, जो कि अब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हो रही दोस्तों यूनाइटेड नेशन की इंडिया के तौर पे। तो यहाँ पर कल इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर जो हाई कमीशन जो होते हैं दोस्तों हमारे, उनकी पोस्टिंग और अनपोस्टिंग हुई दोस्तों। तो यहाँ पर रुचिका कंबोज दोस्तों परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनेगी यूनाइटेड नेशन में इंडिया के रुचिका कंबोज की बात करें दोस्तों, ये पहले काम कर चुकी है इंडियन एम्बेसडर द्वारा के तौर पर, कहाँ पर, भूटान पे, ठीक है। भूटान में इन्हें काम करा रुचिका कंबोज में। और बात करें तो ये जगह किसके लिए, तो आपको मालूम है इससे पहले TS त्रिमूर्ति हुआ करते थे, ठीक है, जो कि रिटायर्ड होने वाले हैं, इसलिए इनको यहाँ पर इनकी जगह ये लेगी। और बात करें और कौन कौन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे विक्रम दोरईशिवम की बात करें दोस्तों, जो कि हाई कमीशन बढ़ रहे हैं यूके के, ठीक है। और संजय कुमार वर्मा जो कि यहाँ पर जापान के एम्बेसडर हुआ करते थे, अब वो यहाँ पर जो टेक ओवर करेंगे कनाडा के जो है कमिश्नरेट एम्बेसडर के तौर पर। तो आपको एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि हम एम्बेसडर क्यों नहीं बनते, हमारे के जो राजदूत जाते हैं उनको हम एम्बेसडर क्यों नहीं बोलते, और हाई कमीशन क्यों बोलते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि जिन जिन स्टेटों पे, राज्यों पे, जो कि कभी ना कभी ब्रिटेन का राज था, यानी हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, उनके जितने भी जो राजदूत होते हैं उनको किसी भी देश में उनको राजदूत नहीं कहा जाता है, यानी एम्बेसडर नहीं कहा जाता, उनको हाई कमीशन बोला जाता है, कमिश्नर बोला जाता है, हाई कमिश्नर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जिन पे राज नहीं करा उनके सिंपल एम्बेसडर रखते हैं, ठीक है। जैसे कि चाइना के एम्बेसडर ही होता है, क्योंकि चाइना पे कभी कब्जा नहीं करा उसने। आगे बात करते हैं, और साथ साथ में काफ़ी यंगेस्ट लोग भी है जो इस बार अपॉइंटमेंट किया गया है। जैसे कि मिस्टर दोरईशिवम की बात करें, दोरईशिवम 1992 बैच के ऑफिसर हैं, और ठीक है, तो 1992 बैच के
बैच के जो है यहाँ पर अधिकारी है। तो अभी मतलब 50s की उम्र में ही काफ़ी अच्छी पोजीशन में यहाँ पे बन चुके हैं, यूनाइटेड किंगडम के हाई कमिश्नर होंगे। तो यही मुझे बताना था आपको, बस रुचिका कंबोज के बारे में याद रखना है, जो कि यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे म्यांमार की। आपको मालूम है लास्ट टाइम 2 साल पहले दोस्तों 2020 में दोस्तों यहाँ पर मिलिट्री coup म्यांमार में हुआ था। उसके बाद ये फर्स्ट ऐसी रीजनल मीटिंग है दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, जो किस प्रकार की मीटिंग है, तो एक प्रकार की मेकोंग डेल्टा नेशन की यहाँ पर मीटिंग थी दोस्तों। मेकोंग के बारे में बात करेंगे, मेकोंग रिवर कहाँ पर है, तो चाइना से निकलती है रिवर, इसके बारे में आपको देखना समझो आप इस मैप में। तो ये मेकोंग रिवर है, चाइना से आती है दोस्तों। ये मेकोंग जहाँ जाती है ना, उनका एक अलायंस बना हुआ है, यानी एक मेकोंग डेल्टा नेशंस, जो कि म्यांमार, चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये 2 नाम लिखे हैं यहाँ पर। लाओस है, ठीक है, ये है यहाँ पर लाओस, ठीक है, और यहाँ पर है वियतनाम। तो इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। तो ये मिलके यहाँ पर इनका नेशन है दोस्तों, ये साथ मिलकर काम करते हैं मेकोंग रिवर पे वाटर डिस्प्यूट्स और उसका वाटर सप्लाई। तो बहुत बड़ी रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है एशिया की मेकोंग रिवर। तो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी रिवर है मेकोंग। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये साथ में काम करते हैं एक दूसरे। तो इसकी पहला जो म्यांमार में ऑर्गेनाइज किया गया इनका जो है, जब जो कि कूप हुआ था उसके बाद, तो इसमें फॉरेन मिनिस्टर पार्ट लिया चाइना के, वैंग यी, और काफ़ी सारे उनके काउंटर पार्ट जैसे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। तो मेनली इसकी थीम जो रखी थी सोलिडेरिटी फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, तो उस पर बात करा। और साथ साथ में दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइज हुआ बेगन करके जो जगह है म्यांमार पे, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। बात करें तो यहाँ पर चाइना काफ़ी सारे डैम यहाँ पर जो है बना रहा है, उसको भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है वहाँ की लोकल जो है प्रेस द्वारा। चाइना यहाँ पे 10 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि मेकोंग रिवर बना रहा है दोस्तों, जो कि नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ के लिए काफ़ी खतरनाक, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है दोस्तों, उनके लिए काफ़ी दिक्कत कर सकते हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और इनके लिए, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में पड़ते हैं कंटिन्यूसली। तो 10 डैम जो कि अपर स्टेज जो कि मेकोंग पे बनाए जाएंगे चाइना के, जो कि कंटिन्यूसली अपर स्ट्रीम जो कि मेकोंग रिवर वालों से जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री उनकी इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे, और साथ साथ में बाढ़ भी बढ़ाने के कारण बन सकते हैं अगर वो बांध टूटे, तो यानी वाटर सप्लाई से काफ़ी दिक्कत आएगी उनको। तो ये याद रखना आपको, 7th इनकी मेकोंग जो है यहाँ पर कोऑपरेशन की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ये मैप था करंट अफेयर शॉर्ट्स की। थोड़ा करंट अफेयर शॉर्ट्स देख लेते हैं। करंट अफेयर शॉर्ट्स की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से जनजाति कला और हुनर में नई पहचान बना रहा है दोस्तों। तो मेनली आपको बताइए, ये है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के दौरे पे गए थे दोस्तों, अल्लूरी सीतारामन राजू की 150वीं जयंती समारोह में एक विशेष कार्यक्रम में उनका जो इनकी काशी परिमाता का जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया उन्होंने, और यहाँ पर मौजूद थे वाई.एस. किशन रेड्डी जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने को यहाँ पर मोदी ने आज गांधीनगर में महात्मा गांधी की डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करा। महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया वीक, तो डिजिटल इंडिया वीक दोस्तों यहाँ पर बनाया जा रहा है जो जुलाई माह में और 2022 का। तो इसके बारे में बताया। साथ साथ में उन्होंने यहाँ पर डिजिटल इंडिया वीक का विषय देश को डिजिटल रूप में सशक्त और समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए नए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना। और इस अवसर में प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में जन्म लेने वालों के लिए डिजिटल इंडिया ने जीवन को बहुत आसान बना दिया है। और साथ साथ में उन्होंने एक डिजिटल इंडिया भाषिणी का भी शुभारंभ करा, जो कि देशवासियों को स्थानीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवा आसानी से प्रदान करेगा। ठीक है, काफ़ी सारी स्थानीय बोलियाँ भी होती है, भाषाएं भी होती है, तो उसमें उनको यूज़ करने में, नेट यूज़ करने में आसानी होगी, और वो डिजिटल दुनिया में थोड़ा सा अपना कदम रख पाएंगे आसानी से। बात करते हैं महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दोस्तों ईंधन पे वेट टैक्स को कम करने के लिए विधानसभा में जो आश्वासन था उसको पास कर दिया है, और आश्वासन दिया है कि वो वेट टैक्स को यहाँ पे फ्यूल पे कम कर देंगे। ठीक है, जिससे यहाँ पे जो है फ्यूल काफ़ी सस्ता हो जाएगा। तो मोदी सरकार तो बोल भी रही थी काफ़ी सारे राज्यों के वो वेट अपने टैक्स कम करे, जिससे जो ईंधन है वो थोड़ा सा सस्ता होगा। लेकिन महाराष्ट्र सबसे हाई रख रखा था और महाराष्ट्र ने कम नहीं था, लेकिन अब शिंदे जी की सरकार आ चुकी है तो शिंदे जी इसको कम करेंगे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज विधानसभा में आश्वासन दिया कि ईंधन पर मूल्य वृद्धि कर, यानी वैल्यू एडेड टैक्स वेट को जल्दी ही कम करा जाएगा। और उन्होंने विधानसभा में बधाई प्रस्ताव का जवाब देते हुए इसके साथ ही राजगढ़ जिले में हिरकनी गाँव में विकास के लिए 21 करोड़ रुपये देने की घोषणा करी। तो ये था इंपॉर्टेंट न्यूज़। और एक न्यूज़ और बची, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गुजरात, कर्नाटक और मेघालय शीर्ष स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र रैंकिंग में टॉप में रहे, यानी मतलब जो है स्टार्टअप्स इकोसिस्टम प्रोवाइड करने में एक अच्छे देश के दोस्तों में बने। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हम बोले डेवलपमेंट से इंग्लिश हिंदू आप तो, और मैं के द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार गुजरात, कर्नाटक और मेघालय पिछले साल उद्यमियों के लिए स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र विकसित करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन थे, और केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अगली श्रेणी में थे। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात का याद रखना आपको, जो कि इकोसिस्टम काफी अच्छा प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स का हम बहुत बड़े ग्लोबल मार्केट हो चुके हैं। अभी तक हमारे पे हम देखें तो दोस्तों 25 ऐसे स्टार्टअप्स से दोस्तों जो कि यूनिकॉर्न बन चुके हैं, $100 बिलियन से ज़्यादा उनकी इनकम हो चुकी है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा होता है दोस्तों। स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट है वो टैक्स फ्री इकोसिस्टम देती है, साथ में जो है इकोनॉमिक जोन उनको प्रोवाइड करती है, इसमें उनको इजीली जो है लोन प्रोवाइड हो चुके हैं। साथ साथ में उनको इजीली यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को कहीं ना कहीं उनको छूट दी जाती है, ताकि वो आसानी से यहाँ पर अपना काम कर सके और स्टार्टअप्स खोल सकें। तो ये था आज का करंट अफेयर। थैंक यू दोस्तों, और लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।